एक दिन मैं बच्चों को गुड टच बैड टच बता रही थी, तो फिर वही बच्ची सपना जो अब मुझे माँ बुलाती है, वो मुझे बोल रही है कि मैम मेरे साथ बैड टच हुआ है, वो भी क्यों, एक कुरकुरे के पैकेट के लिए। जैसे आजकल हम बाजार में जाते हैं, काफ़ी बच्चे भीख मांग रहे हैं। छोटा बच्चा 6-7 महीने का है, उसको इंटॉक्सिकेट करके रखा हुआ है कि वो जो बच्चा ली रहेगी हाथ में, वो हमेशा सोया रहेगा। ये चीज़ें, क्या ये असोल्ट हरासमेंट घर से शुरुआत होती है इसकी? चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ, लिटरली ऐसे होता है। इन बच्चों के साथ बहुत ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट होता है। जो बच्चियाँ फ्लाईओवर्स के नीचे रह रही हैं, गाड़ी आती है, इनको उठा के ले जाती है, फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद छोड़ के चली जाती है। वो इंसान खुद बोलता था कि ये जो बुक है JJB की, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसको पढ़ो, इसको रटो, तुम्हारे तो मुंह पे होना चाहिए तुम लोगों के, तुम लोग क्या बच्चों के लिए काम करोगे। एंड उनके एक फ्रेंड की डेथ हुई, उनकी बेटी को वो अपने घर लेके आए एंड उस बच्चे को किया, उनकी बीवी ने उसमें साथ दिया व्हेन द किड गॉट प्रेग्नेंट। ये हो रहा है। आप कभी ऐसा हुआ कि किसी नामी गिरामी लोगों से कभी आपका फेसअप हुआ हो? तो मुझे बोला गया था कि पीछे हट जाओ, तुमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी बहन भी रहती है ना तुम्हारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशान सरदाना। आज इस पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसे गंभीर विषयों के बारे में बात करेंगे जो कि समाज को सोचने पर मजबूर कर देंगे। बात होगी छोटे बच्चों पर हो रहे अत्याचार की, बात होगी रात के अंधेरे में चल रहे काला बाजार की, बात होगी खूंखार अपराधियों की, साथ ही बात करेंगे उस कम्युनिटी के बारे में जो आज भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, वो इस क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय काम कर रही हैं, काफ़ी बच्चों को उन्होंने रेस्क्यू किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वो ऐसे लोगों को मानसिक तौर पर सहारा देने की कोशिश भी कर रही हैं। हमारे साथ हैं स्वाति शर्मा जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस पॉडकास्ट में आए, आपने समय निकाला। स्वाति जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने ये सोचा कैसे कि मुझे लोगों की सेवा करनी है या फिर इस फील्ड में मुझे आना है? साइकोलॉजी वॉज चूजन। साइकोलॉजी तो मैंने खुद से सेलेक्ट किया था एंड कि हाँ मुझे परस्यू करना है। आई परस्यूड एंड समहाउ मेरे लाइफ के ट्रॉमास जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो रहे थे विद साइकोलॉजी। एंड देन आई फेल्ट कि नाउ इट्स टाइम टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। जो मुझे साइकोलॉजी ने दिया है, अब मैं थोड़ा उस फील्ड में कुछ साइकोलॉजी को भी दूँ, वो एक लेवल, वो एक पहचान मिले। सो इट स्टार्टेड विथ किड। मैं जब दिल्ली आई 2018 में, तो मेरे मोहल्ले में ही एक बच्ची थी और एक्चुअली वो बच्ची भीख मांगती थी। तो मैं उसको रोज़ देखती थी, बट एज सच हमारा कभी इनकाउंटर हुआ नहीं। मेरे दिमाग में भी ऐसी कोई बात आई नहीं कभी। एंड एक दिन वो मेरे पास आई, व्हेन आई वाज रिटर्निंग मेट्रो से, वो मेरे पास आई एंड वो बच्ची पैर पकड़ के बोलती है कि दे दो, कुछ खाना है, 3 दिन से खाया नहीं है। मुझे लगा अरे 3 दिन से नहीं खाया है, मैं तो वहाँ से वापस आ रही हूँ अभी ऑफिस से और मुझे भूख लग रही है। मेरे लिए ये एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा है, ये 3 दिन से नहीं खाई है। ठीक है, तो मैंने उससे बात की। पता चला कि उसके माता पिता, मदर उसकी हाउस हेल्प हैं और अभी वो दिल्ली शिफ्ट हुए हैं बिहार के किसी ज़िले से। और बच्ची के पिता हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं। जो बिल्डिंग्स बन रही होती हैं उनके नीचे जो लेबर्स रह रहे होते हैं कि आज यहाँ रहेंगे, कल कहीं और रहेंगे। एंड ऐसे ही फिर मैं उसकी मम्मी के पास गई, बात किया हमने, पता चला वो अच्छा काफ़ी हो गया। आई मीन आई फील कि मैं गॉड का कुछ एक गिफ्टेड एक वो है मेरे ऊपर, कुछ कृपा है यूनिवर्स की कि मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता रैपो बनाने में, वो अपने आप बन जाता है। व्हेन स्पेशली जब मैं कम्युनिटी की बात करूँ, चाहे वो मेरे LGBTQ की फैमिली हो या मेरे ये जो मेरी महिलाएँ हैं जो फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन में हैं, या कोई भी ऐसा कम्युनिटी हो, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती मेहनत उनसे एक रैपो बिल्डअप करने में। तो मैं उस बच्ची को उनकी मम्मी की परमिशन के बाद अपने घर ले आई। बहुत ही नज़दीक था उनके घर से। एंड मैंने उनके बाल से जुएँ निकाली, उनसे बात करी, उनके कपड़े बनाए, अपनी टी-शर्ट, बहुत छोटी सी थी तो अपनी टी-शर्ट को कट करके फ्रॉक बनाया, उनको खाना खिलाया। और मैंने बोला सपना तुम मेरे पास पढ़ने आओगी रोज़। और वो मेरे पास ठीक मेरी छुट्टी के समय, उसको पता होता था 7 बजे आएंगी एंड वो 7 बजे आती थी और मेरे पास पढ़ाई करती थी। तो ऐसे करते करते और भी बच्चों से कनेक्ट हो गई। फिर मैंने बच्चों को और हाँ, मैं सोसाइटी में जाके इस बच्चों के लेफ़्ट ओवर पेंसिल्स और उनके नोटबुक्स मांगा करती थी। फिर उसको इकट्ठा करके उनके लिए नए नोटबुक्स बनाया करती थी कि जो भी 10 पेजेस बचे उनको पिन अप करके उनको दे दिया, पेंसिल्स दे दी। और
एक दिन मैं बच्चों को गुड टच बैड टच बता रही थी, तो फिर वही बच्ची सपना जो अब मुझे माँ बुलाती है, वो मुझे बोल रही है कि मैम मेरे साथ बैड टच हुआ है, वो भी क्यों? एक कुरकुरे के पैकेट के लिए, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था, तो मुझे वो उस अंकल ने पार्क में ले जाके मेरे साथ बैड टच किया और बदले में मुझे खाने को दिया। तो यहाँ से कुछ हुआ कि अगर मुझे कोई घूर भी ले तो बुरा लगता है, या किसी भी लड़की को ऐसा असहज महसूस होता है। हम महिला आयोग चला रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पे, और हर देश की हर एक राज्य की राजधानी में भी महिला आयोग है, लेकिन हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि एक छोटे से चीज़ के पैकेट के लिए उनको उनका बलात्कार या उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया जा रहा है। व्यक्तिगत तौर पर दिल को चोट पहुंची। जी, और फिर वहाँ से ये काम शुरू हुआ, बच्चों के लिए काम करना, उनका नशा छुड़ाना। तो सरकार की तो बहुत सारी मुहिम चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने खुद के लेवल पे मेरे ऐसे 25-30 बच्चों का समूह है जिनको मैंने बेगिंग छुड़वाई है, नशा छुड़वाया है, और वो एक अच्छे लेवल पे आज काम कर रहे हैं। किसी की अब वो बड़े हो गए हैं तो शादी भी हो गई है किसी की, कुछ या तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो नशे से दूर हैं, चोरी जो कर रहे थे उससे दूर हैं, अपने पाँव पर खड़े हो गए। जी। और निशांत, इतना ट्रस्ट बिल्ड हुआ उनके पेरेंट्स का और उनका भी मुझ पर और मेरा भी उन पे, कि अगर मैं कहीं चली जाऊं और वो मेरे एब्सेंस में आए हैं तो मुझे पता है कि मेरे घर का एक तिनका भी वो उठा के नहीं ले जाएंगे, वो बच्चे जो चोरी करते थे। माँ की तरह आपने पाला तो वो विश्वास बन। जी, ऐसा था। तो दिल्ली में कैसे आना हुआ? दिल्ली के सफ़र की शुरुआत, दिल्ली में क्या क्या किया आपने? हाँ, थोड़ा उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। 2018 में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया साइकोलॉजी में, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, और फिर तभी तक मैं तिहाड़ में मेरी ट्रेनिंग की शुरुआत हो गई थी अप्रैल से 2018। तो मैं दिल्ली आई और तिहाड़ में ही एज अ साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड ट्रेनर काम शुरू किया। तो यहाँ से दिल्ली की जर्नी बिगिन हुई और तब से फिर मैं यहीं हूँ, यहीं काम कर रही हूँ, मेरे जो LGBT की फैमिली है उनके लिए और बाकी लोगों के लिए। तो तिहाड़ में आपने बोला कि आपने शुरुआत करी, तो तिहाड़ का सफ़र कैसा रहा? क्या कुछ सीखने को मिला? क्या कुछ अंदर आपने देखा कि किस तरीके से चीज़ें ऑपरेट करती हैं? थोड़ा अगर आप उसके बारे में बताना चाहें। सो तिहाड़ में ऐसा है कि आप बाहर का एक तिनका भी अंदर नहीं ले जा सकते, ऐसा एक माहौल है, स्ट्रिक्टनेस है, सब कुछ है। और मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो बहुत कुछ सीखा मैंने, क्योंकि 2 इंटर्नशिप्स तो हम करते ही हैं अपने एजुकेशन के दौरान, डिग्रीज़ के दौरान, बट यहाँ पे क्या होता है, ये जॉब थी, अब ना डर लग रहा है कि क्या होगा। पेरेंट्स भी थोड़े पैनिक हैं कि तिहाड़ में क्यों जा रही है, मतलब एक टैबू है जेल, सेफ़ होगा या नहीं होगा, फर्स्ट टाइम मतलब दिल्ली तुम अकेले रह रही हो, मैं बिहार से हूँ, तो एक वो थोड़ा सा रहता है पेरेंट्स में कि छोटी जगह से जाके कैसे कर लेगी, जबकि रह तो मैं अपने घर से 2013 से दूर रही थी फिर भी। तो बट समहाउ हुआ, एंड वहाँ पे मुझे निर्भया गैंगरेप जो हुआ था 2012 में, बस में जो इंसिडेंट, उनके एक कल्प्रिट से मिलने का मौका मिला। मिलने का एज इन कि उनको डेथ पेनल्टी मिल गई थी तब तक, और वो डिप्रेशन मतलब काइंड ऑफ वो एक एंशियस फेज में थे। क्योंकि वही है ना कि अगर मुझे पता होगा कि मैं किस दिन मरने वाली हूँ तो मैं हर दिन मरूंगी। शायद इसीलिए भगवान ने ये राज गुप्त रखा है कि आपको पता नहीं होता आप किस दिन मरने वाले हो। तो सो मैं उनकी काउंसलिंग करती थी, वो डिप्रेशन में थे, और ये सब हुआ। इस काउंसलिंग के बाद फिर उन्होंने मर्सी पिटीशन भी फाइल की। उन्होंने काफ़ी अच्छा एक जर्नी था। मैं बिहार की पॉलिटिशियन एक थे बहुत नामी, अब उनकी डेथ हो चुकी है, शहाबुद्दीन, हु वाज नॉट जस्ट अ पॉलिटिशियन बट अ क्रिमिनल, बहुत बड़े क्रिमिनल। मतलब बिहार में एक दहशत है शहाबुद्दीन के नाम का था जब वो थे। तो उनसे भी मिलना हुआ, उनकी भी काउंसलिंग थी। तो ऐसे एक अच्छा काफ़ी कुछ सीखा मैंने अपने लाइफ को भी बहुत कुछ की। ठीक है, एक प्लेज भी लिया कि जेल है वो कारागृह नहीं है, वो सुधार गृह है, रिहैबिलिटेशन का है। और वहाँ से जो भी आए हम उसको उस शक की नज़र से ना देखें, उस टैबू की नज़र से ना देखें, क्योंकि वहाँ पे 80% प्लस लोग वहाँ पे निर्दोषी हैं या फेक एलिगेशंस में गए हुए हैं। तो हर किसी को हम जज ना करें, या फिर किसी को अगर हमारा कानून मौका दे रहा है तो हम भी दें एज अ सोसाइटी, इतना जज ना करें। तो ये मेरी लर्निंग थी तिहाड़ से। स्वाति जी, आपने बताया कि जिस तरीके से कि किसी को अगर पता हो कि हमें मरना है तो वो रोज़ मरता है, लेकिन कुछ केसेस में उल्टा होता है। अगर हम बात सेक्स ट्रैफिकिंग की करें, सेक्स वर्कर्स की करें, वो रोज़ मरती हैं। वो ये सोचती हैं कि हम एक बार मर जाएं तो हमारा ज़िंदगी सुकून हो जाएगी, हमें जन्नत नसीब हो जाएगी।
सो इस बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, सेक्स वर्कर्स की लाइफ बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि हर दिन मरती हैं वो, उनको हर इतना इंटॉक्सिकेटेड रखा जाता है। पहले तो देखिए, जब उनको लाया जाता है छोटी जगह से, ठीक है, ये जो हमारा ईस्ट वाला पूरा बेल्ट है, बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नेपाल हो गया, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, जो हमारी 7 सिस्टर्स है वहाँ से कुछ कुछ जगह से। तो अब गरीबी है, घर में बहुत सारी बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, या किसी ने बुद्धि भ्रम कर दी कि अच्छा 7 बेटी है, एक को भेज दो ना घर, चल तुमको इतने पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारा तो इतने दिन का काम हो जाएगा। अब जिसके घर में रोटी नहीं बन रही है उसको उतना पैसा मिल रहा है, मान लो 10,000 भी मिल रहा है, तो उसके लिए लगेगा कि अरे 10,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट है ना, बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। जैसे हम ही लोग अगर फर्स्ट जॉब पे जाते तो 20,000 भी बड़ी चीज़ लगती है, फिर समझ में आता है कि नहीं अब होना चाहिए। तो उस तरीके से अब वहाँ से बच्ची आई है, कुछ भी देखा नहीं, सुना नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो पेरेंट्स की मर्ज़ी से आती हैं, बेच दिया गया, कुछ को ट्रैफिकर्स लाते हैं, जैसे हमने गंगूबाई या अक्सर मूवीज़ में देखा है, प्यार में फंसा के। दिस इज़ ट्रूथ, लव सेक्स धोखा वो होता है कि अब यहाँ पे ना साइकोलॉजिक का सारा गेम है, इमोशनल गेम है कि अब घर में अच्छा माहौल नहीं है, घर में बच्चा वल्नरेबल स्थिति में है, तो अब वो क्या करेगा कि बाहर में जाके प्यार ढूंढेगा, और ये लोग, ऐसे लोग घात लगा के बैठे रहेंगे, आपको अपने प्यार का शिकार बनाएंगे और वापस ला के कहीं भी, चाहे वो मेरठ का कोठा हो, बनारस का हो, दिल्ली है, अजमेर है, बहुत सारे ऐसे कोटा में इतना बड़ा कोटा है, तो हर कहीं, मतलब हमें लग रहा है कि हम सोनागाछी का नाम सुन चुके हैं, जीबी रोड है तो अरे बहुत बड़ी, नहीं, हर राज्य में चल रहा है, चाहे उस राज्य का लिटरेसी रेट यहाँ हो या यहाँ हो, हर राज्य में कोठा रन हो रहा है, मतलब ब्रॉथल्स रन हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये इतना बड़ा जो नेटवर्क रन हो रहा है जी, मतलब इसके पीछे कौन है, कैसे ऑपरेट होता है? कुछ लोग बोलते हैं बोलियां लगती हैं, 10 रुपए 20 रुपए, मतलब क्या है? बोलियां लगने वाली यही चीज़ जो मैंने बताई कि अब एक गरीब परिवार है, उसके अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मेरे घर में कोई ऐसा लड़का है, ठीक है, मैं बहुत सुखी संपन्न से परिवार से आ रही हूँ, मेरे पास पैसे हैं, खाने पीने के हैं, या फिर आप हरियाणा का एग्जाम्पल ले लो, जहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत लो हो गया था एक टाइम पे, है ना, तो अब शादी के लिए लड़कियाँ नहीं मिल रही थी। अब वो क्या करेंगे, कहीं से तो लाएंगे। अब आप चले जाओ झारखंड, चले जाओ, ट्राइबल बेल्ट जो है हमारा, या बिहार चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, अब वहाँ पे गरीबी बहुत है, ठीक है, अब घर में इतने सारे बच्चे हो गए, माँ बाप बेच देंगे, वहाँ से वो ख़रीद के ले आएंगे, यहाँ शादी करेंगे। या फिर मैं जैसे अपना एग्जांपल दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल कि मेरे घर में कोई ऐसा है जिसकी शादी नहीं हो रही, हैंडीकैप्ड है या कुछ भी है ऐसा। अब वैसे तो मैं अंतरजातीय विवाह नहीं अलाउ करूँगी, सोसाइटी नहीं करेगी, लेकिन चूंकि इसकी शादी नहीं हो रही है तो अब मैं जाके किसी गरीब की बेटी खरीद के ले आऊँगी कि कर लो। वहाँ पे ना मैं जात देखूंगी, ना धर्म देखूंगी, ना खून, ना बीमारी, कुछ भी नहीं, बट मैं उठा के ले आऊँगी और मैं शादी करूँगी। तो ऐसे होता है। अब वहाँ पे डील क्रैक होने वाली बात है कि कितने में होती है, फैमिली किस लेवल पे अवेयर्ड है। फैमिली के लिए अगर 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, 10 रुपये तो नहीं, 10-20 रुपये में सेक्स वॉक हो रहा था, या 50 रुपये में, या 4 रोटी और दाल के बदले हो रहा था उस टाइम पे दिल्ली में, जब मैं कोरोना के टाइम पे उस वक्त हो रहा था, क्योंकि खाने के लाले तो सबके पड़े थे, तो वो बेचारी जो हमारी बहनें हैं वो दाल रोटी के एक्सचेंज में भी अपना देह बेच रही थी, ऐसा हो रहा था। तो ये 10-20 वाला वही चीज़ है कि वहाँ पे अगर पेरेंट 5,000 में डील क्रैक कर पा रहे हैं तो 5,000 में भी उनकी बेटी बिक जाएगी। ये डिपेंड करता है कि वो जो उसका माँ बाप है वो किस लेवल पे अवेयर है। लेकिन मतलब ये नेटवर्क चल कैसे रहा है? क्योंकि हम देखें कि पुलिस बहुत ज़्यादा है, सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन हम ग्राउंड ज़ीरो की बात करें तो ढंग से लागू नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें आप परिवार वालों को दोषी मानते हैं, खुद जो ये काम कर रहे हैं उनको दोषी मानते हैं, या फिर समाज? मैं सबसे पहला दोष समाज को दूंगी निशांत। रीज़न बिंग कि हम ना हमेशा से शिक्षा को हमने वैल्यू ही नहीं दी, हम डिग्रीज़ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो हमारा इंडिविजुअल लेवल पे मानसिक विकास है, जो शिक्षा होनी चाहिए, वो है ही नहीं। हम इतने एम्पैथेटिक, इमोशनली डेवलप्ड हैं ही नहीं। आप एक बात बताओ, आप किसी सरकारी ऑफिस जाते हो, ठीक है, SBI में आप जा रहे हो फॉर एग्जांपल, और लंबी लाइन लगी है, और अगर आपको बाई एनी चांस 1% पे भी लगता है कि 100 का नोट दे के मेरा काम बन रहा है, मुझे ये क्यू स्किप करने का मौका मिलेगा, आप चले जाओगे, आप नहीं रुकोगे, है ना। हम सब ये कर रहे हैं।
तो वहाँ पे हमारी मोरालिटी, हमारा एम्पैथिक, वो हमारा कॉग्निटिव दिमाग कहाँ जाता है? क्यों हम ठीक है, हम लगेंगे लाइन में, नहीं देंगे हम बट 100 रुपये, बट हम तो दे रहे हैं ना, तभी तो सामने वाले को मांगने की आदत भी लगी है। तो उसको पता है कि इसको तो करवाना है शॉर्टकट में है, तो ये देगा ही। तो ये पूरा उस लेवल पे काम कर रहा है कि हर किसी के पास डिग्रीज भी नहीं है, शिक्षा का भी बहुत अभाव है, तो ये शॉर्टकट एरिया मोड ऑफ लर्निंग है, अर्निंग है, कमाने का बहुत आसान ज़रिया है। गए आप खरीद के बेचो, यहाँ वहाँ घुमा लो, थोड़ा सा रिस्क ही तो है, और सबको पता है कि जहाँ से रिस्क है वहाँ पे थोड़ा बहुत गड्डी चल जाती है, दे दो निपट जाएगा काम। क्योंकि हर अधिकारी ऑनेस्ट नहीं है, इससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। वो जो अधिकारी बन के जा रहा है वो भी आपके और हमारे बीच से ही जा रहा है, तो वो भी उतना ही इमोशनली डेवलप होगा। स्वाति, अक्सर इंसान जब छोटा होता है वो सपने देखता है कि मुझे बड़ा होकर आईपीएस ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर मुझे एक्टर बनना है, मॉडल बनना है। कुछ हजार मतलब ऐसी फील्ड्स हैं जो लोग सपने देखते हैं जी। लेकिन जब सपना टूटता है, क्योंकि आप इन बच्चों के साथ भी काम कर रही हैं, आपने सेक्स वर्कर्स के साथ भी काम किया, तो कैसा लगता है जब सपना टूटता है? सपना टूटना तो निशांत ऐसा है कि इन बच्चों के सपने नहीं होते हैं। इन बच्चों के सपने बस ये होते हैं कि दीदी, इनके लिए बहुत बड़ी लग्जरी है कि बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सभी इनकी लग्जरी है। क्योंकि हमारी दुनिया ना यहीं तक लिमिटेड है। जीन्स पहन लो, पैंट पहन लो, चश्मा लगा लो, स्टाइल में बालें कटवा लो, थोड़ा सा जेंजी बन के बातें कर लो। हम इतने तक ही मॉडर्न हो पाए हैं, और हमने सामने वाले को दिखा दिया है कि अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो। तो इन बच्चों के पास भी आप अगर जाओगे तो इनका एक ही ये रहता है जवाब कि पिज़्ज़ा खिला दो, बर्गर खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो। स्वाति जी, हमने देखा कि जैसे आजकल हम बाजार में जाते हैं, काफ़ी बच्चे भीख मांग रहे हैं। एक लोगों का भी माइंडसेट बन गया है कि नहीं, मतलब ये जो पैसा है हम पैसे नहीं देंगे, हम खिला देंगे कुछ, क्योंकि ये पैसा कहीं गलत काम में इस्तेमाल ना हो, कहीं माँ बाप वो पैसा छीन कर दारू ना पिए, जुआ ना खेलें। तो इसके बारे में क्या ऐसे केसेस भी आपने देखे? ये बेगिंग का निशान पूरा नेक्सस है। ठीक है, माँ बाप तो इन्वॉल्व होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। इनफैक्ट आपने सिग्नल्स पे दिल्ली में ही देखा होगा कि कुछ एक लोग नहीं होते जो ऐसे स्कर्ट्स में रहती हैं, बंजारा टाइप्स, उनके पिंक गाल आपने देखे होंगे, वो भूरी आके, मतलब हमसे थोड़ा डिफरेंट दिखती हैं वो। तो आई मीन दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ द डाइवर्सिटी वी हैव। तो वो कहते हैं कि हम बट समाज से आते हैं। मैंने उनके साथ काम किया, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता पा रही हूँ कि मैं बट समाज से हूँ। अब उनके कोई देवता हैं जिनका फ़ोटो दिखाया था उन्होंने कि ये घोड़े पे बैठे हैं। अब जब उनके बच्चों को हमने पढ़ाने के लिए किया, वो रोती हुई आई, नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मैंने कहा क्या हो गया, पढ़ने दो, पढ़ने से क्या प्रॉब्लम है, फ़ी नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा, आपका जाना नहीं है, बच्चा वापस आपके पास आएगा। तो वो फ़ोटो दिखा के कह रही हैं कि ये हमारे देवता हैं, और अगर हमने पढ़ाई कर ली या हमारे यहाँ से कोई अच्छा निकल गया तो हमारा पूरा ये जो बट समाज है, वो वंश नहीं, पूरा बट समाज शापित हो जाएगा और हमारा विनाश हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा? कोई भगवान या किसी का भी भगवान हो, मेरा अल्लाह, भगवान जीसस, किसी के पढ़ने से कैसे नाराज़ हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें श्राप है कि हमें भीख ही मांग के खाना है। आप सोच रहे हो किस लेवल का माइंड वॉश है? मुझे नहीं लगता कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये लिखा हो सकता है कि आपको पढ़ने से आपके वंश का नाश हो जाएगा। कभी नहीं ऐसा हो सकता। बट उनका इस लेवल पे ब्रेन वॉश किया हुआ है। एजुकेशन की कमी, जी, अवेयरनेस की कमी, जी, और कुछ ना कुछ हथकंडे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अपना राहु केतु ठीक करने के चक्कर में इनको देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वैसे हम इनको मुंह ना लगाएं, इतने भी हमें वो दया भाव, काइंडनेस नहीं है, बट द टाइम कोई हमें कह दे कि तुम्हारा राहु केतु खराब चल रहा है, शनि खराब चल रहा है, डू दिस डू दैट, हम जाके देना शुरू कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि हमारा 1 रुपये देने से क्या होने वाला है। हम बेगिंग प्रमोट करते हैं। जिस दिन ऐसा होगा निशांत कि मान लो हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ के सारे सिटीजन्स ये ले लें निवासी कि नहीं, मैं तो नहीं दूंगी चाहे कुछ हो जाए, तो वो ज़रूर छोड़ेंगे। आप देखो उस एरिया में बेगिंग कम होगी। अब इंदौर को बेगिंग फ्री बनाया जा रहा है, वहाँ पे बेगिंग को क्राइम में घोषित किया गया, तब वहाँ पे लोग डरेंगे देने से पहले। बट हम तो अपना राहु केतु ठीक करना चाहते हैं, तो हम लगे पड़े हैं दान दक्षिणा करने में इनको। और हमने सुना कि अनाथ आश्रम हो, कुछ हॉस्टल्स हो, CCI हो, वहाँ पर भी ये धंधा जो है वो सरेआम चल रहा है। अब इसके पीछे का क्या कारण है? आपको लगता है कि पीछे कोई बड़ा हाथ शामिल है इसके?
बिल्कुल, कैसे कैसे नहीं होगा। सीसीआई मतलब क्या होता है? चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। इट्स लाइक अ गवर्नमेंट हॉस्टल, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर का ये केस था। वहाँ का जो बालगृह, हिंदी में बालगृह बोलते हैं, वहाँ पे बच्चियों को, वैसी बच्चियाँ जो अबैंडन्ड हैं, जो ऑर्फन हैं, जिनका ऑलरेडी कोई नहीं है। और निशांत, ये ट्रुथ है कि अगर आपको मैटरनल डिप्रिवेशन मतलब माँ का या फिर पेरेंट किसी का भी पिता का प्यार नहीं मिला, परिवार नहीं मिला, तो वो बच्चा समहाउ ट्रॉमा में रहता है, होता है। वो उसका इमोशनल, आप देखेंगे कि जिस कपल में बहुत क्लैशेस हो रहे हैं, उसका बच्चा बहुत रोएगा, चिड़चिड़ करेगा, या तो बिल्कुल म्यूटिज्म, शांत रहेगा, अपने आप को इमोशनली सप्रेस करके रखेगा। तो ऐसे बच्चे हैं वहाँ पे, ठीक है। अब आप उनके इमोशन का फ़ायदा उठा रहे हो, अपने बाहुबली होने का फ़ायदा उठा रहे हो, और उनको सप्लाई कर रहे हो। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, लोग, सबको सप्लाई होती थी। तो कहीं ना कहीं मतलब ये कहा जा सकता है कि हमें और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे एजुकेटेड नहीं हैं, माता पिता एजुकेटेड नहीं हैं, मतलब परिवार नियोजन ढंग से नहीं हो जी, पा रहा है, बिल्कुल। जिसके चलते ये पूरा जो बाजार का खेल है वो चल रहा है। तो स्वाति, ये भी एक चीज़ है कि इसके पीछे एक गैंग जो बिल्कुल साइलेंट तरीके से चल रहा है। बिल्कुल। ये तो हमने बैगिंग की बात करी। अब हम बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। जो ऑर्गन्स हम देखते हैं कि हम आए दिन न्यूज़ पढ़ते हैं कि इस हॉस्पिटल में ये ऐसा हुआ, या फिर एक प्राइवेट क्लिनिक चल रहा है, घरों में लोगों की किडनी, लीवर बाहर निकाले जा रहे हैं। कुछ ऐसे केसेस का कभी आपने सामना किया? ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मैं बिल्कुल, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का तो नहीं केसेस है मेरे पास, बट होता ये है निशांत कि अब बच्चे खरीदे जा रहे हैं या लाए जा रहे हैं, या ऐसा बच्चा कोई जो अनाथ हो गया गांव में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक कोई होगा, आराम से 100-50 की संख्या आई गेस एक महीने में या एक दिन में रहती होगी ऐसे, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है। मान लो बिहार की ही किसी छोटे गांव में या झारखंड के किसी छोटे गांव में एक परिवार है, परिवार ख़त्म हो गया, बच्चा अकेला है। अब उसका ही कोई परिजन होगा, या आसपास के गांव के काका, दादा, ताऊ, या कोई भी फैमिली का, उसको उठा के यहाँ ले आएगा कि चलो तुमको मैं रखूँगा, काम करना। अब या तो यहाँ ला के उसको बेच दिया जाएगा। लड़की हुई तो मोस्ट प्रोबेबली सेक्स वर्क, प्रोस्टिट्यूशन में लगेगी। लड़का हुआ तो बॉन्डेड लेबर में बनेगा, और किसी काम लायक नहीं है तो उसके ऑर्गन की तस्करी हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे जो झारखंड के ट्राइबल बेल्ट से लड़कियां आती हैं, उनको, या ऐसी लड़कियां जो काली हैं, स्किन टेक्सचर थोड़ा हार्ड है ना, उनको क्या, उनको मोस्टली चाइल्ड लेबर में, मतलब बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर क्या है, बॉन्डेड लेबर बोल देंगे, बंधुआ मजदूर बना के छोड़ दिया जाता है। बड़े बड़े घरों में नौकरानियों के तौर पे वो काम करेंगी। होटल्स में आप चले जाओ, अब बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जाओ, होंडा, हीरो, इनकी बात कर रही हूँ मैं, ये ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे छोटे बच्चे काम कर रहे होंगे। बीकानेर में चले जाओ, आप कहीं भी जाओ ना आप, ठीक है, आप कहीं भी होटल में जा रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी ऐसी जगह पे जा रहे हो, वहाँ पे देखना आपको छोटा बच्चा मिलेगा। नेताजी सुभाष प्लेस पता है आपको, NSP, इतना हैपनिंग माना जाता है। आप वहाँ पे शाम को जाके बैठो, मोस्टली बच्चे जो सर्व कर रहे होंगे, जो झाड़ रहे होंगे, कर रहे होंगे बच्चे, उनकी मूछें तक नहीं आई होती हैं निशांत, और लेकिन सबको सिखाया हुआ रहता है कि कोई पूछे कि क्या एज है तो 18, अभी 20 का हुआ हूँ, तोते की तरह रटवा दिया गया। ये होता है। स्वाति, हम बात कर रहे हैं सेक्स वर्कर्स की। तो हमने देखा कि जैसे कभी कोई क्लाइंट्स आते हैं उनके पास, या फिर कोई उनसे मिलने के लिए आता है, या फिर कोई छुड़वाने के लिए आता है, रेस्क्यू करने के लिए आता है। अक्सर हमने मूवीज़ में भी देखा है कि जो ये सेक्स वर्कर्स होती हैं प्यार में पड़ जाती हैं, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं। वो एक सपना देखती हैं कि हम भी एक घर परिवार बनाएंगे, लेकिन उन्हीं के ही साथ रहने वाले लोग उनको ये ऐसा आगे एक नया कदम लेने से रोकने की कोशिश करते हैं। साथ नहीं निशांत, उनके कभी कभी हस्बैंड्स भी होते हैं, क्योंकि एक वे ऑफ इनकम है, और बहुत कम समय में बहुत बड़ी इनकम है, ठीक है। अब एक केस आया था कि वेस्ट बंगाल के थे दोनों कपल, तो उस बंगाल में ही, वहीं उन्होंने कहा कि चलो मैं तुमसे शादी करूँगा, कोई बात नहीं, तुम प्रोस्टिट्यूशन कंटिन्यू रखो, क्या हो गया, तुम तो मेरी बीवी हो। पूरा उनसे शादी किया विधि विधान से, दिल्ली लेके आए, फ्लैट लेके दोनों रह रहे हैं। अब चूँकि पैसा अच्छा कमा रही हैं, वो महीने के आराम से 1-1.5 लाख बन जाते हैं, तो अच्छी जगह पे रह रही हैं, साउथ दिल्ली, मतलब वन ऑफ द पॉश इलाका ऑफ दिल्ली रह रही हैं। अब वहाँ पे उनका पति उनसे सेक्स वर्क करा रहा है, ऑलमोस्ट अच्छा खासा अमाउंट, 50 के अराउंड उन्होंने मुझे बताया था 50 लाख के अराउंड उनके पैसे थे, लेके फरार, पति फरार। जी।
तो ऐसा भी होता है। हम तो इस लेवल पे चोट देते हैं ना, ये प्रेमी और ये तो बहुत दूर की बात है, शादी के बंधन में बांध के उनको फिर ऐसे किया जाता है, अपना पिता बेचता है। मैं वही, मेरा अगला सवाल यही था कि क्या ये असोल्ट हरासमेंट कहीं ना कहीं घर से शुरुआत होती है इसकी? चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ, कुछ ऐसे केसेस अगर आप बताना चाहें। देखो आपने जैसे मैंने इस बच्ची का केस बताया जो मेरे साथ रह रही थी, कर रही थी, तो वो क्यों भीख मांग रही थी? सिंपल, प्रोस्टिट्यूशन में चली नहीं जाते, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती, क्यों वो बेगिंग कर रही थी? और कोई नेक्सस भी नहीं है उसके पीछे, है ना। अब जैसे हम बोलते हैं कि माफियाज इन्वॉल्व है, माफिया इन द सेंस कि एक कोई उनका सरगना होता है, उनको उसको जाके पैसे देने होते हैं। यहाँ पे तो अपने पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, खाना ही नहीं दे रहे बच्चे को, आपस में आ रहे हैं, तो फादर के लिए उसकी दारू प्रायोरिटी है, मदर पिटाई रोज़ खा रही है, ठीक है, वो दारू पी रहा है, थक के दिन भर, अब उसको मार रहा है। तो इस बीच में क्या है, 4 बच्चे भी हो रहे हैं और सब पिस रहे हैं, चारों बच्चे रोड पे भीख मांग रहे हैं। गेटिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि घर से, यस, कोई एक केस नहीं, मेजॉरिटी में यही होता है कि आप क्योंकि फंस रहे हो ना उस चंगुल में, घर में प्यार नहीं मिल रहा है, घर में वल्नरेबिलिटी बहुत है। बड़े घरों में देख लो, पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, बच्चे को टाइम ही नहीं दे रहे हैं, बच्चे को आया संभाल रही है, नैनीज देख रही हैं, देखभाल कर रही है, तो बच्चा उस लेवल पे नहीं ग्रो करेगा। भाई प्यार चाहिए, ये रिश्ता बनाया गया है अगर हमारा, तो उसमें चाहिए उसका इम्पोर्टेंस, टाइम चाहिए। हम आके 1 घंटे बच्चे को कर दें, उससे कुछ नहीं होगा करेस करने से। अच्छा खासा जो टाइम उसको चाहिए उसके डेवलपिंग एज में, वो शायद एक माँ और पिता इन दोनों के अलावा और कोई नहीं दे सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है। नहीं मिलता है तो बच्चे बाहर जाके फंसते हैं फिर इन तरह के ट्रैप्स में। और आपको बहुत इजी है पता लगाना, आप, मैं क्या, कोई भी इजीली पता लगा सकता है कि कौन इमोशनली वल्नरेबल है ना। वो बच्चा बात बात पे रोएगा, चिड़चिड़ करेगा, समझ में आ जाएगा आपको। पीपल प्लीजर जो आजकल हम देखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो बेबी प्लान करने की तरफ बढ़ रहे हैं, वो लोग आजकल काउंसलर से जाके मिलते हैं। सो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को भी ऐसे प्लान और ज़्यादा सक्रिय होकर चलाने चाहिए ताकि जो छोटे तबके के लोग जो आते हैं वो भी परिवार नियोजन ढंग से कर पाएँ, वो सोच पाएँ कि हमारी इतनी चादर है, हमको इतने बच्चे पैदा करने हैं ताकि हम अच्छे तरीके से परवरिश कर पाएँ। इस पर आप क्या सोच रखती हैं? सो हमारे यहाँ परिवार नियोजन का मतलब सिर्फ इतना है कि 2 बच्चे कर लो, 1 बच्चे कर लो। हमने मेंटल हेल्थ को या जो मानसिक विकास है या जो मानसिक ये जो पूरा खेल है, इसको हमने कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी। एंड आई विल टेल यू वन, एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं एक कंपनी में इंटरव्यू दे रही थी, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत पैसे वाले लोग, बहुत कुछ, उनके डायरेक्टर से ही बात कर रही थी मैं कि ऐसा ऐसा है काउंसलिंग का। तो वो बच्चों पे काउंसलिंग कर रहे थे कि बड़े स्कूलों में जाके, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स में जाके बच्चों को काउंसलिंग करना, उनको मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स वर्किंग हैं, वो लोनली हैं। अब मैंने फिर उनको अपना एक्सपीरियंस बताया कि हाँ, मैं प्राइवेट स्कूल्स के साथ अलाइंड हूँ, बट मोस्टली मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो इन बच्चों के लिए, ठीक है। अब वो डायरेक्टर ने बोला कि अरे आप ये तो बेकार ही कर रहे हो मैडम, ये तो आप दिखावे के लिए कर रहे हो, इनको झुग्गी वाले को क्या स्ट्रेस, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको क्या स्ट्रेस। आपको मतलब ये हमारे लिए मेंटल हेल्थ इज़ लाइक द ब्यूटी थिंग, कि जैसे पार्लर जाना, ग्रूमिंग कराना एक लग्जरी है, वीकेंड्स पे डिनर पे जाना, वैसे हमने मेंटल हेल्थ को एक लग्जरी बनाया हुआ है कि ये तो बड़े लोगों की चीज़ है। और जैसे होता है ना कि मतलब थेरेपी, मेरी एक थेरेपिस्ट है, आई वेंट टू माई थेरेपिस्ट, इट्स काइंड ऑफ लग्जरी थिंग। और इन्होंने ये सोचा हुआ है कि ये जो लोग बेचारे झुग्गी में रह रहे हैं या छोटे गाँव में आ रहे हैं, इनका तो कुछ है ही नहीं। मेरे पास एक केस आया था, निशांत, बच्चा वो यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, बिहार के एक बहुत छोटे से गांव से आया था। वो इंसान इतना एंशियस था, इतना एंजाइटी से भर गया था, वो वापस चला गया विदिन 6 months। बोल रहा है मैम, क्योंकि वो सोसाइटी के कन्वेंट जो एक नॉर्म्स है सुंदरता की, उसके अकॉर्डिंग वो सुंदर हैंडसम नहीं था। तो अब उसको ये लगता था कि मैं मेट्रो में जा रहा हूँ, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, बाप रे, किसी सबके मुंह में सिगरेट है, कोई हाफ पैंट पहना है, कोई ऐसे पहना है, कोई लड़की कंधे पे हाथ रख के चल रहा है, मैम मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैम मेरे से हो नहीं पा रहा है, मैं तो इनके लायक ही नहीं हूँ। मतलब वो इतना इन्फीरियोरिटी से भर गया। मेट्रो में जा रहा है तो बोल रहा है मुझे ना आवाज़ें आ रही, मेरे सर में घूम रहा है, मतलब अपनी ही आवाज़ कि वो तुमको जज कर रहा है, मेरा टी शर्ट ऐसा है, मेरा तो पैर ऐसा है, इस तरीके से। अब सोचो हम कितना इन्फीरियोरिटी डाल देते हैं, हमें लगता है इनकी तो लाइफ ही नहीं है। तो ये है कि
क्या हम बोलेंगे इनको कि आप काउंसलर के पास जाओ? इनको तो पता ही नहीं है मेंटल हेल्थ क्या होता है। और अब जब झुग्गी में जाओगे, आप कभी आओ मेरे पास, मैं आपको मिलाऊंगी अपने बच्चों से। तो मेरे बच्चे बताते हैं, मैं उनको जैसे किसी जो आसपास का मंदिर हो गया या कोई ऐसा स्पॉट हो गया, लेके जाती हूँ वहाँ पे, बिठा के कुछ बताया, कुछ बातें की हमने, तो फिर बच्चे बताते हैं मैम वो जो है ना वो बैड टच करता है हमारे साथ। लिटरली ऐसे होता है, इन बच्चों के साथ बहुत ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट होता है। जो बच्चियाँ फ्लाईओवर्स के नीचे रह रही हैं, फैमिलीज़, हम अक्सर देख लेते हैं फ्लाईओवर्स के नीचे फैमिली पड़ी हुई है अपना बेडिंग डाल के, तो वहाँ पे ये होता है कि गाड़ी आती है, इनको उठा के ले जाती है, फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद छोड़ के चली जाती है। इस लेवल पे असॉल्ट हो रहा है। और हम हर वक्त गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते कि तुम आके 24 घंटे रोड पे बैठे रहो। कितने फ्लाईओवर्स पे पुलिस बैठेगी, कितने फ्लाईओवर्स, हम तो इतना रिक्रूट भी नहीं कर रहे ना, हमारे पास तो रिक्रूटमेंट्स भी नहीं आ रही, नीड सप्लाई कोई भी मीट नहीं हो रहा हमारा, तो ये इश्यूज हैं। और हमने जैसे देखा कि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, डाउन सिंड्रोम हो गया, कुछ सिंड्रोम है उनको, हैंडीकैप है, हाँ। या फिर चल उठ बैठ नहीं पा रहे, वो अंधे गूंगे लोग हो गए, सो उनका ज़्यादा ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। ऐसे लोगों को भी किया जाता है, मतलब दे आर इजी प्रे काइंड ऑफ। डाउन सिंड्रोम के बच्चों को नहीं बोलूँगी मैं कि क्योंकि अगर देखिए छोटे मतलब अगर हम लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में जाएं तो हर बच्चा टारगेट है, ठीक है, हर कोई टारगेट है। बट वही अगर हम थोड़ा सा ऊपर आ जाएं हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, तो थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस है, अवेयरनेस नहीं है बट एक काइंड ऑफ वो है कि एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं, जो भी कि अब डाउन सिंड्रोम भी है तो लोग उसको पाल रहे हैं अपने पास, थेरेपीज ये वो करा के। तो इनके यहाँ पे इतनी ट्रैफिकिंग नहीं है, बट जितना स्लम्स में या इन जगहों पे होता है। हैंडीकैप्ड होना भी ज़रूरी नहीं है, आपको मार के पैर तोड़ देंगे, दिक्कत क्या है? बच्चे की मार के आंखें फोड़ दी जाती हैं, हाथ तोड़ दिया जाता है। जो हमें सिग्नल पे छोटे बच्चे मिलते हैं, मदर्स जिनको ली हुई होती हैं, समटाइम्स वो उनकी मदर्स भी नहीं होती हैं, लेकिन बच्चे को पूरे टाइम, एक छोटा बच्चा 6-7 महीने का है, उसको इंटॉक्सिकेट करके रखा हुआ है। आप कभी भी ये चीज़ नोटिस करना निशांत सिग्नल पे, कि वो जो बच्चा ली रहेगी हाथ में, वो हमेशा सोया रहेगा, हमेशा। और हम बात करें, जैसे हमने देखा कि आपने बताया कि हर राज्य, हर स्टेट में कोठे चल रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, और महिला आयोग भी चल रहे हैं, महिला आयोग भी चल रहे हैं। सो अवेयरनेस की कमी तो है ही है, ये हम मान रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसटीडीज से पीड़ित हैं, लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और एक पूरा गैंग बना हुआ है, अगर हम इसको कहें एसटीडी गैंग बोल सकते हैं, उनको खुद ही नहीं पता है और ये तेज़ी से फैल रहा है। हमने अभी WHO का एक रिपोर्ट देखा, हमने देखा कि ये जो एसटीडीज का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सो ये क्या है? ठीक है, अभी अगर आप जब आप WHO के डेटा की बात कर रहे हो, तो अभी रिसेंट मैं इंडिया का बता रही हूँ कि पटना, मुजफ्फरपुर, ये सब हॉटस्पॉट बन गया है HIV का। अगेन हमें ये लगता है आज भी मैं आपको बता रही हूँ निशांत, एक तो क्या होता है ना, व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं बायो की स्टूडेंट थी 12th तक, तो मैंने हमेशा आई वाज वेरी वोकल अबाउट, आई हैव नो शेम इन सेइंग एड्स और एनीथिंग। तो मैंने घर पे देखा है, या आज भी बहुत सारे घरों में मैं देखती हूँ कि एड्स को लोग बोलने तक में हिचकिचाते हैं, उसको वो वाली बीमारी होगी, ऐसे बात करते हैं, क्या है वो वाली बीमारी। और आज भी लोगों को लगता है कि पसीने से या हाथ मिला लेने से, उसका सामान छुआ हुआ छू देने से हो जाता है। अगर HIV टेस्टिंग हो रही है तो परिवार में किसी एक को ही बताया जाएगा आपके कि HIV हो गया है, आसपास, ताकि आसपास के लोग आपको जीने नहीं देंगे अगर पता चल गया तो। अब देखो हम कितने इनसेंसिटिव हैं, तो इस डर से भी बहुत लोग जांच ही नहीं करवाते हैं। So do you think बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। Do you think like now it's high time we should speak about sex, HIV, STDs, और टीचर्स को भी अब मतलब एक चैप्टर हम सुनते हैं कि बड़े बड़े स्कूलों में सेक्स एजुकेशन की बात हो रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं जब स्कूल काउंसलर थी और मैंने बोला कि मुझे सेक्स एजुकेशन पे एक सेशन लेना है, तो मुझे बोल दिया गया था कि कुछ होगा तो आप देख लेना, अपने रिस्क पे करो, एंड कुछ होता है तो कीप योर रेजिग्नेशन रेडी। मैंने कहा मैं ऐसा क्या सिखा दूंगी बच्चों को, ऐसा क्या मैं बम बनाना सिखा रही हूँ, या मैं क्या सिखा रही हूँ बच्चों को कि मुझे रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो इस लेवल की मेंटालिटी है हमारी। स्वाति, हम अक्सर काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं, इंडिया बहुत डाइवर्स है, हर हम देखते हैं कि हर कुछ किलोमीटर्स के बाद एक अलग तबके के लोग रहते हैं,
एक ऐसा कम्युनिटी की अब हम बात करेंगे जी। जो आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, काफ़ी इस पे बहस हुई, काफ़ी मूवीज़ इस पे बनी, अपने हक की लड़ाई लड़ी, उन्होंने दिखाया भी, हमने देखा कि ताली मूवी बनी, हाँ सुष्मिता सेन ने सेन। बनाया। सो हम बात कर रहे हैं LGBT कम्युनिटी की। जी। सो इसके बारे में क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी पॉपुलेशन LGBT कम्युनिटी की भी बढ़ गई है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि फॉर्म्स में मेल फीमेल बच्चों को यही सिखाया जाता है। निशांत, फॉर्म्स में तो अब अदर का ऑप्शन आ रहा है, गवर्नमेंट में तो आ चुका है, एंड प्राइवेट सेक्टर्स में भी लोग अब धीरे धीरे अदर या आई वुड नॉट लाइक टू स्पेसिफाई ऐसे करके ऑप्शंस दे रहे हैं, बट हमारे सिलेबस में नहीं इंक्लूड किया जा रहा है। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, प्रजनन वाला जो हमारा चैप्टर है, तो वहाँ पे अभी भी मेल एंड फीमेल जेनाइटल्स हैं। आप दो सेक्स के बारे में बता रहे हो, मेल और फीमेल, तो वहाँ पे थर्ड जेंडर भी इंक्लूड कर दो ना, कि एक और पॉसिबिलिटी होती है। जैसे XX बनने के बाद एक फीमेल जेंडर का निर्माण होता है, XY से एक बॉय बनता है, वैसे ही XXY भी एक पॉसिबिलिटी है। या अगर X ही है तो भी पॉसिबिलिटी है कि हार्मोनल इम्बैलेंस या सर्टेन चीज़ों की वजह से उसमें कुछ और भी पॉसिबल कंडीशंस हो सकते हैं, हम ये बता ही नहीं रहे। आप और हम बात करेंगे या 10 लोगों को बताएंगे, ठीक है, बात करना इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप आई कैन से, कि एटलीस्ट बात होनी चाहिए। तो अब बात होनी शुरू हुई है कि लोग मजाक ही उड़ाने के लिए या जैसे भी, बट बात करने लगे हैं। बट जब तक हम उसको अपने टेक्स्ट बुक में नहीं रिफॉर्म करेंगे, जितने स्पीड से हम मुगलों के उन चीज़ों को, अब हमारे दिमाग में है ना कि हमें मिसलीड किया गया हिस्ट्री से, तो हम उसको रिफॉर्म कर रहे हैं ना, तो अब इट्स टाइम कि हम साइंस को भी करें, जैसा साइंस है उसको वैसा डालें, जुमलेबाजी बातें ना कर ग्राउंड जीरो पे करना चाहिए। करें। हमने हिस्ट्री को एज इट इज़ अगर दिखाने का हिम्मत रखा है, तो अब इट्स टाइम कि हम साइंस को भी दिखाएं, वहाँ पे साथ में इंक्लूड करें बायो में। और LGBT कम्युनिटी में भी हमने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शोषण किया जा रहा है, या फिर इनका भी एक कह सकते हैं कि काला बाजार अलग तरीके से चल रहा है। इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, या आपने इस पर अगर काम किया हो, इनके बीच आप गए हो। सो ये जो LGBTQIA पूरा ये समुदाय है, तो अब इसमें क्या होता है निशांत, क्योंकि मैंने बोला कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अब इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। एट द मोमेंट आप लड़की पैदा होते हो और जैसे ही बोलते हो कि एक एज होती है हमारी 5 साल 6 साल तक, जब हमें समझ नहीं आता है ग्राउंड लेवल पे कि हम क्या हैं, लड़की होना क्या होता है, लड़का होना क्या होता है, अनटिल हम अपने प्यूबर्टी में ना आ जाए, है ना। और असल जो मेन स्ट्रगल है वो टीनेज से शुरू होती है इनकी, जब हमारा अट्रैक्शन प्यूबर्टी एकदम चरम पे होता है ना, अट्रैक्शंस हो रहे होते हैं क्लासेस में, अपनी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं। अब जैसे मैं लड़की हूँ, लेकिन मुझे तो मेरे पापा जैसी दाढ़ी मुझे अच्छी लगनी चाहिए, है ना, मेरे भाई की तरह मुझे बाइक चलाना है, लेकिन ये क्या, मुझे तो डॉल्स को दिया जा रहा है खेलने। अब इसको समझने के लिए ना, देखिए LGBTQ तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ये सेक्सुअलिटी और फिजियोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। लेस्बियन है तो उसका फेमिनिन बॉडी होगा विथ ऑल द बॉडी पार्ट्स, लेकिन अट्रैक्शन जो होगा, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वो फीमेल की तरफ होगा। गे में होता है कि मेल बॉडी है, उसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे मटक के चलेगा जैसे हमारे बॉलीवुड में दिखाते हैं, मटकता है फिर एक म्यूज़िक आती है, तो ऐसा नहीं होता। वो नॉर्मल सी बॉडी ही होती है जैसे हम और आप हैं, और बस उसका अट्रैक्शन सेम सेक्स की तरफ होता है। एसेक्सुअल्स हैं, दे आर नॉट इनटू सेक्सुअल इंटरेक्शंस, इतना कुछ उनका वो डिपेंड करता है, दे आर नॉट इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स और ऑल। ट्रांसजेंडर्स हैं, ये है कि एक मेल बॉडी होगी, उसमें फीमेल ट्रैप है, फीमेल बॉडी में मेल ट्रैप, है ना, लड़की होके लड़का महसूस करना, लड़का होके लड़की महसूस करना। देन देयर कम्स आई, इंटरसेक्स। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चा जिसको हम जन्म के वक्त देख के ये ना बता पाएँ कि ये लड़का है या लड़की है, मतलब अ बेबी बॉर्न विथ पीनस एंड क्लाइटोरियस और टेस्टिस एंड ओवरीज दोनों हैं उसके, हम नहीं बता, जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर पाए एट द मोमेंट, तो वो इंटरसेक्स हो जाते हैं, किन्नर शायद जिनको कहा जाता है। हाँ। सो अब क्या है ना कि अब आप देखो, आपको मान लो मुझे करेले नहीं पसंद, ठीक है, मुझे करेला नहीं पसंद। अब होगा क्या निशान कि मेरे सामने अगर करेला परोसा जाए, मैं चिढ़ जाऊंगी, मुझे गुस्सा आएगा, क्या है मम्मी, क्यों रोज़ रोज़ करेला बना रही हो, या जिसको भी मैं बोलूँगी दीदी क्यों करेला बना रही हो। बट ये अपने नापसंद के शरीर के साथ जी रहे हैं। मैं एक सेकंड भी अपना अनफेवरेट फूड नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, या मुझे नहीं येलो पसंद है तो मैं नहीं पहनूंगी,
एक दिन की बात, मैं 1 घंटे की बात बता रही हूँ, लेकिन इनको 24 घंटे 365 दिन अपने उस नापसंद के शरीर में जीना पड़ रहा है। उनको केक, बर्थडे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, केक पे नाम कुछ और है, ठीक है, मतलब गिफ्ट्स मिल रहे हैं, लड़कियों को तो लड़की वाले ही मिलेंगे, डॉल्स मिल रहे हैं, लेकिन वो बॉय है उसको तो कार पसंद है और मे बी उसको कुछ और पसंद है। तो हर एक सेकंड इनके लिए टॉर्चर होता है। और इनको देखा कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं, इनका भी असोल्ट किया जाता है, हाँ, हरासमेंट बिल्कुल। किया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पुलिस में इसका क्या रोल है? मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को सब पता रहता है। फर्स्टली कि पुलिस हो या डॉक्टर्स हो, कोई भी हो, ये हम और आप में से ही उठ के जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी मेंटेलिटी तो अभी इतनी ग्रोन अप है ही नहीं कि हम इनको एक्सेप्ट कर पाएँ। अब मुझे पता ही नहीं है कि ट्रांसजेंडर क्या होता है, और जब मेरे सामने वो आएगा तो मैं तो उसका असॉल्ट ही करूँगा। अब एक लड़का है, शरीर उसका लड़के का है, ठीक है, विथ ऑल द पीनस एंड जो भी उसका शरीर है लड़के का, और लेकिन वो ट्रांस वुमन है, मतलब वो अपने आप को फीमेल से सिग्निफाई कर रहा है। वैसे उसको पसंद है लिपस्टिक लगाना, बिंदी लगाना। अब क्या होगा कि वो मान लो सेक्स वर्क में घर से निकाल दिए जा चुके हैं। अच्छे अच्छे लड़के जो हिंदू कॉलेज के पढ़े हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो सिग्नल पे खड़े नहीं जानते, अच्छे अच्छे लोग। अब फैमिली को पता चला तुमको लड़की ही बन के रहना है, निकलो घर से। सिग्नल पे आ गए, इनके गुरु ने इनको पनाह दे दी। गुरु मतलब जो अब सीनियर हो चुके हैं, अब वो इतना सिग्नल्स पे नहीं खड़े रह सकते, अब वो इनको पनाह देंगे। अब नाउ अगेन एक वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड तो नहीं कहेंगे, मतलब एक सेंस ऑफ एहसान कि अब गुरु ने ही पनाह दे दी तो मेरे तो वही सब कुछ है। अब आप जितना कमा रहे हो उसका एक हिस्सा आपको गुरु को भी देना होगा। आपको वो खिला पिला रहे हैं, इस तरीके से उनकी सेवा पानी चलते रहेगी। फिर एक नया गुरु बनेगा एंड दिस स्टोरी कीप्स ऑन गोइंग। अब वो पुलिस के पास अगर पकड़ा के जाते हैं तो पुलिस उनको नंगा कर देंगे। अरे तू तो लड़का है, बदमाशी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, मारना पीटना, सेक्सुअली असॉल्ट करना। तो पुलिस भी इतनी सेंसिटाइज नहीं है। इनफैक्ट आप ट्रांसजेंडर्स छोड़ो ना, नॉर्मली भी आप झुग्गियों में चले जाओ, स्लम्स में चले जाओ, या एक लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का बंदा नहीं जाना चाहता है पुलिस स्टेशन, उसको डर लगता है। इवन दो उसका फ़ोन चोरी होगा वो नहीं जाना चाहेगा कि नहीं नहीं कैसे जाएं, साहब के सामने तो रूह कांप जाती है कि साहब भी शोषण करेंगे। हाँ, कितने साहब फ़ोन खोजते हैं खोने पे। आए दिन दिल्ली में चोरी होती है फ़ोन्स की या चीज़ों की, कितने कितने साहब खोजते हैं, लेकिन अगर किसी साहब का खो जाएगा तो ज़रूर मिल जाता है वो घंटे के भर में। तो ये चीज़ है कि वो सेंसिटाइजेशन ही नहीं है। स्वाति, आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ काम करती हैं, हाँ, रेस्क्यू करती जी। हैं, आप अवेयरनेस फैला रही हैं, आप उनको एजुकेट कर रही हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी नामी गिरामी लोगों से कभी आपका फेसअप हुआ हो या फिर वो इस काम में रुकावट बने हो? कौन थे इसके पीछे ये मैं नहीं बता पाऊँगी, बट हाँ ये हुआ था कि हम लोग किसी बच्चे का रेस्क्यू कर रहे थे, प्रोस्टिट्यूशन से उसको बेचा गया था, एंड बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। सारे जो पिम्प्स होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनसे बात करना, उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो 24 घंटे आँख नाक कान खुले रहते हैं। अब जैसे आप जीबी रोड में ही चले जाओ, रेड या रेस्क्यू कुछ भी, आपको कोई नहीं मिलेगा। कैसे किसको भनक पड़ती है समझ ही नहीं आता है, सब कुछ क्लीन हो जाता है। बच्चियाँ कहाँ जाती हैं पता ही नहीं चलता, कहाँ उनको छुपा दिया जाता है ऐसे सेकेंड्स में। तो उस केस पे थी, एंड मैं और मेरी फ्रेंड, जो हम दोनों को फाउंडर हैं हमारे, मैं फाउंडर हूँ और वो को फाउंडर है हमारे एनजीओ की। शी इज़ एडवोकेट एट इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो उनको शी ड्राइव्स, तो उनको फिर धमकियाँ आई पहले कि तुम जाती हो इतने इतने बजे, ऐसे ऐसे, पता है मुझे, संभल जाओ। फिर मुझे कहा जा रहा है कि आई यूज्ड टू लिव विथ माई सिस्टर, तो मुझे बोला गया था कि पीछे हट जाओ, क्योंकि तुमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी बहन भी रहती है ना तुम्हारे साथ। और हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं। अभी हमने आज की या कल की ये न्यूज़ है, मेदांता में एक एयर होस्टेस जो थी वो वेंटिलेटर पे थी, उसके and she was साथ assaulted. सो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि सिस्टम ही फ़ायदा उठाता है। तो ऐसे केसेस भी आपको देखने को मिले? बहुत सारे हैं। मैं आपको गुड़गांव का एक किस्सा बताती हूँ कि नॉट सेक्सुअली, नॉर्मली भी एक्सीडेंट हुआ था किसी का, ठीक है। अब वो बहुत सीधा साधा इंसान है, बहुत सीधा साधा। पुलिस जिस पार्टी के साथ एक्सीडेंट हुआ था वॉज वेरी इकोनॉमिकली साउंडिंग पार्टी, अच्छा खासा, वो एयर इंडिया वगैरह में था, अच्छी खासी कमाई थी उसकी, सॉरी एयर एशिया में अच्छी खासी कमाई थी। तो पुलिस की सेटलमेंट हो गई होगी, क्योंकि हमें बाहर बिठा दिया गया। उनको काफ़ी देर तक अंदर आवभगत हुई, पानी पूछा जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, हम तो बाहर बैठे हैं भाई बेचारे को लेके। फिर बाद में हमें बोला जा रहा है कि
मतलब बहुत ही गंदे से कि बताया जा रहा है कि आप ही प्रॉब्लम में हो। अब मैं जब उसके लिए स्टैंड ले रही हूँ, मुझे कहा जा रहा है कि यार लेके आ जाते हैं लोग। मतलब अगर आप यहाँ पे किसी के साथ भी खड़े हो तो पुलिस बोल रही है ऐसा कि यार लेके आ जाते हैं लोग। आप सोचो, अगर मैं पुलिस के पास भी ना जाऊँ तो मैं किसके पास जाऊँ? लड़कियां या लड़के इकट्ठे दोस्त भी हैं, अगर भाई बहन भी, तो मोहल्ले में सोचते हैं कि देख के लोग क्या कहेंगे। लेकिन यहाँ आपको पुलिस बोल रही है, आप किसी को लेके गए हो उसके केस में हेल्प करने के लिए कि यार के लिए आ जाते हैं, और वो पुलिस मुंह पे बोल रही है। आप शुक्र मनाइए कि आपसे इज्जत से बात कर रहे हैं, आप इंडिया के वर्ल्ड एशिया के बेस्ट पुलिस के पास हैं। उनका अगर ये बेस्ट है तो वर्स्ट क्या है फिर? मतलब राजनीति और वर्दी का रोब झाड़ने की बस कोशिश एंड ही की वाज जाती है। जस्ट अ कांस्टेबल। ठीक है स्वाति, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर काम कर रही जी। हैं, तो गवर्नमेंट से या फिर जो सेक्स वर्कर्स हैं या एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? साथ ही साथ जो हमारा समाज है, आप हम जो हम डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं, जी। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि जिससे हम अवेयर हो सकें, हम जागरूक हो सकें और एक बेहतर देश हम बनाने की ओर आगे बढ़ सकें? गवर्नमेंट वाले पार्ट पे निशांत, गवर्नमेंट लिटरली बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है अब। और हमारी जैसी एनजीओज़ हैं या जितनी भी संस्थाएं हैं, आपके जैसे लोग जो अवेयर्ड हैं, हमारा काम ये है कि हम एज मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि इतने अधिकारी नहीं हैं हमारे पास। एंड आजकल मैं कितने अधिकारियों से मिलती हूँ निशांत, हु आर सपोर्टिंग लाइक एनीथिंग, वेलनेस पे, चीज़ों पे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं हमें कि नहीं ये काम होना चाहिए, ये चीज़ें कंसिडर की जानी चाहिए। बहुत अच्छे से सेंसिटाइज्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, बेसिकली शिक्षित हैं, मेहनत से उस ओहदे पे बैठे हैं। नहीं तो मोस्टली का क्या होता है, नॉट मोस्टली बट ऐसे जो घटिया सोच वाले अधिकारी बन के आते हैं कि इनका काम बस रहता है कि वो जो एथिक्स का पेपर आता है ना, उसमें बस 10 नंबर 20 नंबर का एक ऐसे लिख दो कि इतना लिख दो डाउरी पे, स्लेवरी पे, चाइल्ड लेबर पे, कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। फिर वही लोग डाउरी भी लेते हैं और अपने घर में चाइल्ड लेबर भी करवाते हैं। चाइल्ड लेबर से मेरा मतलब ये नहीं है घर में बच्चों से काम करवाना, बाहर से खरीद के ला के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से बेबी सिटिंग कराना, काम करवाना, उनको असॉल्ट करना, ये होता है। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो महिलाओं और बच्चों के लिए ही काम करता है, ठीक है। वहाँ की वो मेंबर हैं कुछ, मतलब एक इंटीग्रल पार्ट है उसका, मैं नाम नहीं लूँगी, बट आफ्टर दिस मैं आपको उनका पूरा स्टोरी दिखाऊंगी। वो इंसान जो हमें बोलता था ट्रेनिंग में, क्योंकि मैं खुद उस डिपार्टमेंट में काम कर चुकी हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो इंसान खुद बोलता था कि ये जो बुक है जेजेबी की, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसको पढ़ो, इसको रटो, तुम्हारे तो मुंह पे होना चाहिए तुम लोगों के, तुम लोग क्या बच्चों के लिए काम करोगे। एंड उनके एक फ्रेंड की डेथ हुई, उनकी बेटी को वो अपने घर लेके आए कि हाँ ठीक है, नाउ आई विल लुक आफ्टर हर, एंड उस बच्ची को किया, उनकी बीवी ने उसमें साथ दिया व्हेन द किड गॉट प्रेग्नेंट इन अबॉर्शन। ये हो रहा है। आप रक्षक ही बना भक्षक वाला जो स्थिति है ना, ये ऐसा हुआ है। जो आपको 24 घंटे बोल रहा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट रटो, पता होना चाहिए, टिप पे होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का है कि हर कोई वैसा नहीं होता है, बट हाँ अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, क्योंकि हम और आप में से ही उठ के कोई अधिकारी बन रहा है। तो ज़रूरी है कि हम अवेयर हो, इंडिविजुअली अपने आप को हम जितना शिक्षित करें, जितना अवेयर करें। LGBTQ वाले मेरे जितने लोग हैं वो अक्सर अपने आप को कार्मिक दोष महसूस करते हैं कि मेरे कर्मों का फल है या कुछ है, ऐसा कुछ ना कुछ। आपके लिए ये है कि यू आर कम्प्लीटली नॉर्मल, जैसे एक मेल और फीमेल नॉर्मल है वैसे आप भी नॉर्मल है। प्लीज़ बच्चों, आप अपने आप को इस तरह के बवंडर में मत फंसाओ। एम्ब्रेस योर बॉडी, लव योर सेल्फ, एंड यू कैन स्पीक, रीच आउट टू अस, हमसे जुड़िए, हम आपका बिल्कुल जितना हो सकेगा सहायता करेंगे। और आपके लिए स्माइल योजना है, उसका लुफ्त उठाइए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपके लिए सारी सुविधाएं, जो हैंडीकैप्स हैं, जो बेगर्स हैं, जो हमारे LGBTQ से आते हैं, सबके लिए है। इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पैसों से भी वहाँ पे सहायता है इनके लिए स्माइल योजना के तहत, तो उसका लाभ उठाइए। बस यही कहना चाहूँगी मैं। बहुत शुक्रिया स्वाति, आप इस हमारे पॉडकास्ट में आए। तो आप सभी ने देखा कि जिस तरीके से आज गंभीर विषय पे हमने बात करी, सो अभी एज जिम्मेदार नागरिक हमको भी ये दायित्व लेना चाहिए कि हम भी इसमें योगदान करें, ताकि एक बेहतर भविष्य की तरफ हम इन बच्चों को लेकर जाएं। और जितने भी हमारे LGBT कम्युनिटी के भी लोग हैं, जिस तरीके से स्वाति ने कहा कि आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप भी किसी चीज़ से परेशान हैं या फिर आपको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो जाती है, तो आप स्वाति को रीच आउट कर सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर भी आप रीच आउट कर सकते हैं। और जो हमारे आसपास के भाई बहन हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनसे भी हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए गुजारिश करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी आप आसपास भी अपने देख रहे हैं, अगर चाइल्ड लेबर हो रहा है या किसी को असोल्ट किया जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है, तो आप भी उसको रोकने में हमारी सहायता करें और नज़दीकी पुलिस स्टेशन या फिर जो भी उसका डिपार्टमेंट है, आप वहाँ पर शिकायत करें। बहुत बहुत नमस्कार स्वाति जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।